हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम आपके लिए आज फिर आपके फिजिक्स से एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस श्रृंखला में हम आपको एक शॉट में एक चैप्टर करवा रहे हैं जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए और आपके फिजिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। ये क्लास केवल कक्षा 10 के लिए है और केवल वही प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है मानव नेत्र से, वो है आपका मानव नेत्र जिसे हम कहते हैं ह्यूमन आइज। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? ह्यूमन आइज। अब आप जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, इसके बिना उसके लिए इस संसार का किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, जो आपका मानव नेत्र होता है वो फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। ठीक, अब इसके मानव नेत्र के हम कुछ विभिन्न भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये विभिन्न भाग और उनके कार्य आपको याद रखने हैं। देखिए आपके सामने मानव नेत्र है। इसका सबसे पहला भाग होता है दृढ़ पटल। अब दृढ़ पटल क्या होता है? आप जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो गोलाकार होता है। तो इस नेत्र का गोलक बाहर से एक दृढ़ और अपारदर्शी परत से ढका रहता है, ये वाली। और इस दृढ़ अपारदर्शी परत को कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक, क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। ठीक है ना। दूसरी बात, इस दृढ़ पटल का कार्य क्या है? यह दृढ़ पटल मानव नेत्र की सुरक्षा के लिए होती है, यानी कि बाहरी आघातों से सुरक्षा के लिए। इसलिए कैसी होती है? दृढ़ होती है और अपारदर्शी होती है। आप जानते हैं मानव नेत्र में जो आंख में सफेद सा हिस्सा दिखता है, श्वेत, वही होता है आपका दृढ़ पटल। ठीक है, यह बाहरी भाग यहां तक का। उसके बाद आपका आता है रक्तक पटल। इस दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, ये यहां पर। ठीक है, और इस झिल्ली को कहते हैं रक्तक पटल। इसका कार्य क्या होता है? यह प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। किसे? प्रकाश को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा भाग क्या है? कॉर्निया। आप जानते हैं कि नेत्र गोलक की जो सामने का भाग होता है, ये वाला भाग। ठीक है, इस भाग को कहते हैं हम कॉर्निया, इस वाले भाग को। कॉर्निया का क्या कार्य होता है? नेत्र में जो प्रकाश आता है वो इसी से होकर जाता है। ठीक है, और ये कॉर्निया होता है पारदर्शी भाग। मतलब यह कह सकते हैं कि मानव नेत्र के सामने का या गोले के सामने का भाग जो पारदर्शी और उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक, मानव नेत्र में जब भी प्रकाश जाएगा वो इस कॉर्निया से ही होकर जाता है। उसके बाद क्या है आपकी आइरिस। चौथा भाग है आपका आइरिस। आइरिस क्या होता है? इस कॉर्निया के पीछे यहां पर, ठीक, यानी कि ये वाला, इस कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, उसे ही कहते हैं हम
आइरिस। क्या कहते हैं उसको? आइरिस। आप जानते हैं कि आंख में किसी की आंख भूरी होती है, किसी की आंख काले कलर की होती है, किसी की नीले कलर की होती है। उन सभी रंगों को कौन प्रदान करता है? आइरिस। वो आइरिस ही होती है। और इस आइरिस के बीच में एक यहाँ पर काले रंग का छिद्र होता है। ठीक, काले रंग का क्या? छिद्र, जिसे क्या कहते हैं हम? पुतली अथवा नेत्र तारा। ठीक है। इस पुतली की क्या विशेषता होती है कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप ही छोटी और कम प्रकाश में अपने आप ही बड़ी हो जाती है। आप देखते हैं कि जो मानव नेत्र में आंख के बिल्कुल बीच में एक काली सी बिंदी होती है, वही क्या होती है? पुतली। उसकी विशेषता क्या होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है और अंधकार में स्वयं ही बड़ी हो जाती है। अर्थात प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? नेत्र लेंस, ये वाला हिस्सा। अब आपका जो नेत्र लेंस होता है वो आइरिस के ठीक पीछे होता है। किसके पीछे? आइरिस के ठीक पीछे। इसके अगले भाग की वक्रता कम और पिछले भाग की वक्रता अधिक होती है और ये कई परतों से मिलकर बना होता है और इसकी प्रत्येक परत का जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग होता है। इस पूरे लेंस का जो माध्य अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44। ठीक है। इस लेंस की विशेषता क्या होती है? ये जो लेंस होता है ये पक्षमाभी पेशियों पर टिका रहता है। कहाँ पर? पक्षमाभी पेशियों पर। ठीक है। और ये अपने आप ही अपनी वक्रता को कम या अधिक करके अपनी फोकस दूरी को बदल लेता है। ठीक है। उससे नेक्स्ट भाग क्या है आपका? रेटिना। ठीक, रक्तक पटल के नीचे प्रकाशिक तंतुओं से बनी ही एक परत होती है जिसे क्या कहते हैं? रेटिना। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बनता है। वो कहाँ होती है? यहाँ पर। किसके नीचे? रक्तक पटल के ठीक नीचे। उसके बाद आपका क्या होता है? इस नेत्र लेंस और इस रेटिना के बीच में एक पारदर्शी खारा द्रव भरा रहता है जिसे क्या बोलते हैं हम? कांचाभ द्रव। जिसका नाम क्या होता है? कांचाभ द्रव। और इस नेत्र लेंस और इस कॉर्निया के बीच में भी खाली स्थान में एक द्रव भरा रहता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? पीत बिंदु और अंध बिंदु की। आपका जो रेटिना होता है इस रेटिना का मध्य बिंदु यहाँ पर, ठीक, उसको कहते हैं हम पित बिंदु। क्या कहते हैं? पित बिंदु। ये जो पीत बिंदु होता है आपका, इस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद आपका क्या है? इस रेटिना पर वह भाग जिससे छेदकर तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है, ये वाला भाग, उस पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को कहते हैं हम अंध बिंदु। और इस अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक है। यानी कि रेटिना के मध्य भाग पर एक पीला बिंदु होता है जिसे कहते हैं पित बिंदु। इस पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है और रेटिना के जिस भाग को छेदकर ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती है उस पर होता है एक काले रंग का बिंदु जिसे कहते हैं हम अंध बिंदु और इस पर बना प्रतिबिंब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। ठीक है। ये आपके नेत्र के सभी भाग थे। आशा करता हूँ आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। और आपको ध्यान रखना है ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर के लिए, किसके लिए? 6 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे अकॉर्डिंग 2024 में इसके आने के चांस है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा
पीछे से देखकर आप इसे रिपीट कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके भाग है, ठीक है। इससे नेक्स्ट का देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो नेत्र का गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये आपका MCQ के लिए क्वेश्चन है। किसके लिए? MCQ के लिए। चलिए उसके बाद हम आपका देखते हैं दूर बिंदु, ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मानव नेत्र को वस्तुएं स्पष्ट भी देख सकती है और नहीं भी। तो किसी भी नेत्र का वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, मतलब मानव नेत्र का वह दूरतम बिंदु जिसे कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्र का दूरतम बिंदु, ठीक है। और इसके लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है वो ये रखनी है, ये वाली बात कि मानव नेत्र के लिए जो सामान्य नेत्र होता है मानव नेत्र का, उसके लिए जो दूरतम बिंदु होता है उसकी दूरी कितनी होती है? अनंत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए? MCQ क्वेश्चंस के लिए। दूरतम बिंदु कितनी दूरी पर होता है? अनंत पर, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? हम निकट बिंदु की। बिल्कुल सेम वही परिभाषा कि वह निकटतम बिंदु जिसका कोई नेत्र किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देख सकता है उसे कहते हैं नेत्र का निकट बिंदु। क्या कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु। अब इस किसी नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो होता है कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। यानी कि आपके पास 2 पॉइंट बन गए कि जो आपके पास दूरतम बिंदु है या दूर बिंदु है वो कितनी दूरी पर होता है? अनंत पर, ठीक है। दूर का मतलब आप जानते हैं, दूर तो अनंत ही हो सकता है। और जो आपका निकट बिंदु होता है वो कहां पर होता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। मतलब इसको कह सकते हैं हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण है, ये भी आपका MCQ के लिए है, ये भी आपका MCQ के लिए है, ठीक है ना। तो ये आपको MCQ के लिए भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। यह निकट बिंदु और दूर बिंदु के लिए इसका किरण आरेख है, ठीक है। आप जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर बने, तभी वह वस्तु स्पष्ट दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कहाँ होता है? अनंत पर। और निकट बिंदु कहाँ पर होता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आपका क्या है? यह है आपकी समंजन अक्षमता, ठीक है। अब समंजन अक्षमता क्या होती है? आप जानते हैं कि जब मानव नेत्र किसी दूर वाली वस्तु को देखता है, कहाँ पर? दूर वाली वस्तु को, तो उसे अपने नेत्र में कोई भी तनाव महसूस नहीं होता। लेकिन यदि वो किसी भी पास वाली वस्तु को देखना चाहता है तो उसे अपने पक्षमाभी पेशी द्वारा नेत्र लेंस को सिकोड़ना होगा, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और उसे निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। तो हम क्या कहते हैं कि समंजन अक्षमता क्या होती है? कि किसी भी अभिनेत्र लेंस की वह अक्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। मतलब
दूर की वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी को अधिक और निकट की वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी को कम कर लेता है, तो वह कहलाती है उसकी समंजन अक्षमता। ठीक है। और नेत्र की जो वक्रता होती है मतलब फोकस दूरी, वो किसके द्वारा नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है। तो अब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहे हैं। इसमें से आपका एग्जाम में 2024 में कोई एक क्वेश्चन आने के आशंका है, चाहे वो आपका निकट दृष्टि दोष से आ जाए, चाहे वो आपका दूरदृष्टि दोष से आ जाए। तो अब हम पढ़ेंगे मानव नेत्र में दोष। ठीक है। अब सबसे पहला जो मानव नेत्र में दोष है आपका, वो है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी मानव नेत्र में दोष होगा, जो भी मानव नेत्र में दोष होगा, वहां तक की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देगी। तो जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात इसमें कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती स्पष्ट? दूर की। यानी कि मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात दूर वाला जो बिंदु होता है, दूर बिंदु, वो अनंत पर न होकर कहाँ जाता है? नेत्र के पास आ जाता है। अब दोष के कारण क्या क्या है, चलिए सबसे पहले हम इसमें इसका थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मानव नेत्र की, तो कुछ इस प्रकार का होता है। आप जानते हैं कि इस दोष में कहाँ की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती? दूर की। मतलब दूर से जो चलने वाली किरणें हैं वो रेटिना पर न मिलकर उससे पहले ही किसी बिंदु N पर या किसी बिंदु P पर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? P पर। यह क्या है? अनंत। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर किसी मानव नेत्र में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया है, तब दूर बिंदु यानी कि अनंत से चलने वाली किरणें, कहाँ से चलने वाली किरणें? अनंत से। अब अगर यदि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो अनंत से चलने वाली किरणें रेटिना पर न मिलकर किसी बिंदु पहले ही P पर मिल जाएगी। अब इस दोष का कारण क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि पहले कहाँ मिल रही होंगी? मतलब अगर किसी निकट बिंदु से आ रही है वस्तु, किरणें जैसे यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? किसी बिंदु N से, तो उससे चलने वाली किरणें बिल्कुल कहाँ मिलेंगी? जाकर रेटिना पर मिलेंगी। ये ऐसे, ये मिल गई यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन अगर दूर निकटदर्शी दोष है आपका, तो उसमें रेटिना पर न मिलकर पहले ही किसी बिंदु P पर मिल जाती है। तो इस दोष का कारण क्या हो सकता है? पहले यहाँ पर मिल रही थी, अब ये पहले ही मिल चुकी, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कम हो गई। तो एक कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है ना बात? यह ध्यान रखना है, अगर वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी, अगर वक्रता घटेगी तो फोकस दूरी अधिक होगी। दूसरा कारण कि पहले नेत्र का गोलक ये था, ठीक है, अब आकार में बढ़ गया होगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहले यहाँ पर रेटिना था, ये आकार में बड़ा हो गया होगा, तो अभी किरणें वहीं पर मिल रही है लेकिन गोलक बड़ा हो गया है नेत्र का। तो इस दूसरा कारण यह है कि नेत्र के गोले का व्यास
बढ़ जाना, जिससे इस नेत्र लेंस L और रेटिना R के बीच की दूरी बढ़ जाती है। रेटिना R और नेत्र लेंस L के बीच की दूरी अधिक हो जाना। ठीक है बात। तो अब आपको इसका कारण समझ में आ गया है। कारण क्या है? पहला कारण कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। दूसरा कारण है नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है ना। तो अब इसके निवारण की बात करेंगे हम। देखिए इसमें जितना समय लग रहा है ना, आप जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल सेम ही है। एक को याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा आपका। तो अब बात किसकी करते हैं हम? इसके निवारण की। आप जानते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में इसके निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ये आपके MCQ क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पूरा क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है। तो इसके निवारण के लिए किसी भी उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि मानव नेत्र को n पर रखी वस्तु स्पष्ट दिख रही है, लेकिन दूर से आने वाली किरणें जो है वह कहाँ मिल रही है? रेटिना से पहले मिल रही है। तो हम ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं कि जो अनंत से चलने वाली किरणों को कहाँ से प्रतीत करवा दे? इस बिंदु N से प्रतीत करवा दे। ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं अभी। तो ये रहा इसका रे डायग्राम। ठीक है ना। वही बिल्कुल बना हुआ है कि जो अनंत से चलने वाली किरणें हैं वो कहाँ मिल जाएगी? बिंदु R से पहले ही मिल जाएंगी, मतलब रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी किसी बिंदु पर P पर। यदि N पर होती, निकट बिंदु पर होती, तो कहाँ मिलती? रेटिना पर मिलती। यानी कि ये दोष है, दोष वाली आंख है, और ये आपकी सामान्य आंख है। अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो निवारण में क्या होगा? निवारण में आप जानते हैं कि हम ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे कि जो अनंत से चलने वाली किरणें जो ये वाली है, इन किरणों को कहाँ से प्रतीत करवा दे आता हुआ? वो इस बिंदु N से प्रतीत करवा दे। ठीक है। तो उसके लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग। वो क्या करेगा कि जैसे किरणें यहाँ से आ रही है अनंत से, ये वाली। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो उसके फोकस से आती प्रतीत होती है, और फोकस कहाँ पर होता है नेत्र लेंस का? उस निकट बिंदु N पर। तो ये क्या करेगा? ये इन किरणों को ऐसे कर देगा, और नेत्र लेंस क्या करेगा? उन्हें वो रेटिना पर मिला देगा। मतलब व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार निकटदर्शी दोष में निवारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। इसका प्रयोग अवतल लेंस का। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक। या फिर दूर दृष्टि दोष। ठीक। इसे कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। सेम बिल्कुल वही कहानी है कि मानव नेत्र में ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कहाँ की? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात जो आपका निकट बिंदु है वो निकट बिंदु यानी कि 25 सेंटीमीटर पर न रहकर दूर हट जाता है। कैसे हट जाता है? दूर। तो वो कहलाता है आपका दूरदृष्टि दोष। कारण जस्ट अगर इसका हम कारण पढ़े दोष के, तो दोष के उत्पन्न होने के कारण जो हमने निकटदर्शी दोष में पढ़े हैं जस्ट उसके उल्टे हैं। पहला कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, मतलब वक्रता का अत्यधिक कम हो जाना। वक्रता का अत्यधिक कम हो जाना। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटे होने का मतलब क्या है? ये देखिए
जैसे ये आपका मानव नेत्र है और ये हमने बना दिया इसमें लेंस। अब इस दोष में आपको जो दूर की वस्तु है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। अर्थात किसी बिंदु एन से चलने वाली जो किरणें हैं, कहाँ से, एन से, निकट बिंदु एन, ये वो रेटिना पर न मिलकर उससे बाहर किसी बिंदु पी पर मिल रही है। यानी कि अगर एन पर है, कहाँ पर है, एन पर, ये कह रहा है ना कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर हट जाता है। यानी कि अगर एन पर रखी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जाकर रेटिना से बाहर। मतलब कहने का यह है कि अब ये बिंदु जो एन है कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये बिंदु नज़दीक न रहकर यानी कि निकट न रहकर थोड़ा दूर चला गया। कहाँ चला गया, थोड़ा दूर। और अब इससे चलने वाली किरणें कहाँ मिलेंगी जाकर, वो रेटिना पर मिलती है। ठीक है ना। तो अब हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, लेकिन निकट से जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो कारण समझ में आ गया इसका। इसके निवारण के लिए, इसके लिए निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। मतलब कहने का यह है कि इसे डायग्राम से समझते हैं। आपका जो निकट बिंदु है वो कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है ना। अगर इससे आपकी किरणें चलेंगी तो रेटिना से बाहर मिलेंगी किसी बिंदु पर। कहाँ मिलेंगी, रेटिना से बाहर किसी बिंदु पी पर। और यदि जो निकट बिंदु दूर चला गया अगर उससे किरणें आई तो कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना पर। तो अब हमें ऐसे फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना है कि जो इस बिंदु ओ से चलने वाली, ओ का मतलब जो निकट बिंदु है आपका, इसे आप एन भी कह सकते हैं, इसे आप एन डैश कह सकते हैं, एन कह लीजिए। ठीक है। तो एन डैश, एन से जो चलने वाली किरणें कहाँ से प्रतीत करवा दो, एन डैश से। चूंकि एन डैश से चलने वाली किरणें आपको, या एन डैश से चलने वाली, या एन डैश पर जो रखी वस्तु है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। ये क्या करेगा उत्तल लेंस, कि इस बिंदु एन से चलने वाली किरणों को कहाँ से प्रतीत करवा देगा, एन डैश से। और आपकी जो किरणें हैं किस पर मिल जाएंगी, जाकर रेटिना पर, और वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये आपका किरण आरेख है। ठीक है ना। ये भी आपको बनाकर देखने हैं। तो अब आपके दो दोष हो गए हैं, एक आपका निकट दृष्टि दोष और एक आपका दूरदृष्टि दोष। पहला आपका क्या था, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा था आपका दूर दृष्टि दोष। अब सुनिए बहुत बात ध्यान से। सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एमसीक्यू। आपसे पूछ लेता है कि किस दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बच्चे जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो उलझ जाते हैं कि किस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपकी एक ट्रिक है। आप जानते हैं, ये देखिए हम लिखते हैं एक शब्द उड़ान। ठीक, क्या लिखते हैं, उड़ान। ऊ का मतलब है उत्तल लेंस। क्या है इसका मतलब, उत्तल लेंस। और डी का मतलब है दूर दृष्टि दोष। तो आपका दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, उत्तल लेंस का।
और आपका जो ए है, ए का मतलब है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और इसके निवारण के लिए प्रयोग करते हैं हम एन का मतलब निकट। ये किसके निवारण के लिए प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो ये आपकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। उसे उत्तल देश दृष्टि दोष, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग। उड़ान, उड़ान से आप याद रख सकते हैं, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक, न्यूमेरिकल्स कैसे करें? तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करने, चूंकि पर्सन को पढ़ते समय यही पता नहीं लगता कि पर्सन में u की वैल्यू क्या है और v की वैल्यू क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्पष्ट देख सकता है। तो जिस भी दूरी के लिए ये शब्द लिखा होगा कि स्पष्ट देख सकता है, वो किसकी वैल्यू होगी? v की वैल्यू। ठीक है ना? किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। और निकट दृष्टि दोष के लिए अगर वैल्यू नहीं दी हुई है अन्य कोई, तो u की वैल्यू इसके लिए होती है अनंत। ठीक है, ये भी आपकी माइनस की ली जाएगी। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष में बिल्कुल सेम बात है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि स्पष्ट देख सकता है, तो किसकी वैल्यू होगी? v की वैल्यू। और इसके लिए जो u की वैल्यू होती है वो माइनस के 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता दूं, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। मैंने बोला है कि यदि पर्सन में केवल एक ही दूरी दी गई है कि स्पष्ट देख सकता है, वो किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। तो दूसरी वैल्यू आपको अपने आप ही लेनी है, u की कितनी? माइनस के अनंत। लेकिन अगर दूसरी वैल्यू कुछ दे रखी है तो फिर वो लेनी है। इसी प्रकार ये आपका है दूरदृष्टि दोष में कि स्पष्ट देख सकता है, तो v की वैल्यू। और अन्य जो वैल्यू होगी u की, वो कितनी होगी? -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि सूत्र इसमें क्या लगेगा हर एक क्वेश्चन में? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और सभी दूरियां मतलब किस किस की? u एंड v में कैसी होंगी? माइनस चिन्ह की होंगी या ली जाएंगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने पहले ही न्यूमेरिकल्स है, इसे करते हैं हम। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष पढ़ते ही हमें बहुत सारी चीज़ें समझ लेना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी तक की दूरी 50 सेमी की दूरी तक पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, स्पष्ट देख सकता है, तो किसकी वैल्यू होगी? वो वैल्यू होगी v की। कितनी? माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेमी की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा? मतलब u बराबर दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और v की जगह लिया जाएगा माइनस का। ठीक, ठीक है ना? तो वही बात है। दूसरी बात इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो v की वैल्यू होगी वो u से हमेशा बड़ी होगी। तो आपको पर्सन में से वैल्यू छांटने के लिए बहुत आसान होगा आपके लिए ये बात कि v की वैल्यू u से हमेशा अधिक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, या बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि v इंटू यू एलसीएम
यू की मल्टीप्लाई इधर, वी की मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। उल्टा कर दीजिए, एफ बराबर हो जाएगा वी इंटू यू, और नीचे क्या है आपका u माइनस वी। अब मान रख दीजिए v की वैल्यू कितनी है आपके पास -50, u की है -25, u की आपके पास -25 है और इसकी -50 है। तो अब क्या होगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि 50 गुना 25 रह चुका है ऊपर, -25 माइनस माइनस प्लस 50, ठीक है ना। तो ऊपर कितना है 25 और गुना 50 है आपका, नीचे 50 में से 25 जाकर 25 बचेंगे, तो कट चुका है। तो आपके पास f बराबर कितना आ गया है, वो आ चुका है 50 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी का फोकस दूरी आपकी आ चुकी है, दूरदृष्टि दोष है, दूर दूर उड़ दूर उड़, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और अगर कभी ऐसे भी याद नहीं रहे, आप जानते हैं कि फोकस दूरी प्लस की किसके लिए होती है, उत्तल लेंस के लिए। तो प्रकृति आपकी उत्तल लेंस हो गई और फोकस दूरी आपकी 50 सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की अक्षमता कितनी है, इतनी। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, अब आप जानते हैं कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब आपके पास किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर। अक्षमता आपको दे रखी है कितनी -2 डायोप्टर। इससे आप फोकस दूरी फाइंड कर लीजिए। आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होगा 100/f, तो -2 f इधर 2 इधर, तो आपके पास f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आपके पास आ जाएगा 100/-, -2 और कट कर कितना बच जाएगा -50, ठीक है ना। तो -50 सेंटीमीटर आ चुका है, कितना आ चुका है -50 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि आपको फॉर्मूला यूज करना है फोकस दूरी का, ठीक है ना। अब आपने अभी f का फॉर्मूला लगाया था कि u -v अपॉन u इंटू वी, ठीक है ना। ये जो यूज कर रहे हैं ना हम, ये ज़्यादातर तब यूज करेंगे यदि आपके पास, चलिए इसको यूज नहीं करते, क्वेश्चन को थोड़ा आसान करते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। 1/u आप इधर कर लीजिए, 1/f इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि 1/u बराबर v इंटू एफ एलसीएम, एफ की मल्टीप्लाई इधर और v की मल्टीप्लाई इधर। तो u बराबर आपके पास आ चुका है v इंटू एफ, और बटे में आ जाएगा f माइनस वी। तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, u बराबर v की वैल्यू क्या है आपके पास -25 है, f की वैल्यू -50 है, नीचे से f -50, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के 25। तो u बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 25 गुना 50, नीचे माइनस के 25, तो कट कर कितना, तो u बराबर आ गया -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका निकटदर्शी दोष है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने कितनी दूरी पर है? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और उसकी अक्षमता ज्ञात करनी। अक्षमता मतलब पहले फोकस दूरी ज्ञात होगी, फिर वो उसकी अक्षमता ज्ञात होगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि निकटदर्शी दोष हो और केवल एक सिंगल दूरी दे कर रखी हो तो किसकी वैल्यू होगी? पी की वैल्यू। ठीक है। और आप जानते हैं कि यू की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के इन्फिनिटी होगी। अब आपको इसमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। निकटदर्शी दोष में आपको अपना सिंपल फॉर्मूला लगाना है। 1/f बराबर 1/v बराबर 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f 1/v, v की वैल्यू माइनस 80 सेंटीमीटर है, माइनस 1/ माइनस के इन्फिनिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1/ माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, उसकी वैल्यू होती है 0। तो आपके पास 1/f बराबर 1/ माइनस 80 और ये आ गया है 0। तो ये तो ख़त्म हो चुका है। आपके पास 1/f बराबर 1/ माइनस 80 है। तो f बराबर कितना आ चुका है? माइनस 80। ठीक है ना। तो इतना आ चुका है। अब चूंकि माइनस है और दूसरी बात कौन सा दोष है? निकटदृष्टि दोष है। तो आपका कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। माइनस की है तो अवतल लेंस के लिए ही फोकस दूरी माइनस की होती है। तो ये आपकी प्रकृति हो गई और ये आपकी फोकस दूरी हो चुकी है। आपको और क्या पूछ रहा है? अक्षमता। आप जानते हैं जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो अक्षमता P बराबर होता है 100/f। तो P बराबर आपके पास 100/ माइनस f की वैल्यू कितनी? 80 सेंटीमीटर। कट गया, 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो इतना डायोप्टर की अक्षमता आ चुकी है। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यदि P कैसा है? निगेटिव, तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। ठीक है। और यदि आपका P कैसा है? पॉजिटिव, तो आपका होगा उत्तल लेंस। ये आपको कुछ पॉइंट इसमें याद रखने हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपका नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आपने पढ़ लिया होगा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है। यानी कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक। अब ये आपका क्या है? प्रिज्म है। अब ये हमने प्रिज्म का जो आगे का हिस्सा है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ABC। इसमें से आपको केवल एक परिभाषा ही ध्यान रखनी है कि इसके जो ये पृष्ठ है ये वाले, इनको बोलते हैं हम अपवर्तक पृष्ठ, और ये है आपका प्रिज्म कोण। ठीक है ना। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये इसका नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये हमने ले ली P एंड Q। इस पृष्ठ पर अभिलंब बना दिया। अब जब वायु से कांच के अंदर जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये चली गई QR दिशा में। इस पॉइंट को मान लिया हमने R।
ठीक है, इतनी बात। इस पर भी एक पृष्ठ पर अभिलंब बना दिया ये। और आप जानते हैं कि जब कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये चली गई एस। तो ये किरण आपकी एस हो गई। अब इस आपतित किरण ये, ठीक है, इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण है। कौन सी? अपवर्तित किरण। और ये आपकी आर एस क्या है? निर्गत किरण है। तो अब आपको यहाँ से एक परिभाषा ध्यान रखनी है। परिभाषा किसकी है? परिभाषा है विचलन कोण की। ठीक है, विचलन कोण। उसकी परिभाषा क्या है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ये, और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर, दोनों किरणों के बीच बना कोण। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे हटाने पर, दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, विचलन कोण का मतलब क्या कह रहे हैं कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, तो ये विचलन कोण है आपका कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? अब आपको ध्यान रखना है इसमें एक सूत्र कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है आपका n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और अपॉन साइन a बाई 2। ये आपका होता है प्रिज्म कोण। ठीक है, इसमें आपके पास जो डेल्टा m है इसे क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, और आपके पास जो a है ये क्या है आपका? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये आपका प्रिज्म कोण है। तो ये आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन था। इसमें दो ही बात आपको याद रखनी है, प्रिज्म का अपवर्तनांक और दूसरा विचलन कोण। तो नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? विभिन्न रंगों में। विभिन्न का मतलब अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और यह घटना ही कहलाती है आपका प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, इस पर किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। और यह घटना ही कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण, जैसे ये है आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर कोई भी श्वेत प्रकाश किरण डलेगी है तो ये अपने जानी बिल्कुल सीधी चाहिए थी, लेकिन अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। ये इसके बीच में आपके किसी पर्दे पर एक विभिन्न रंगों की यानी कि 7 रंगों की पट्टी दिखाई देगी, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं। और उस वर्णक्रम में 7 रंग होंगे। कौन कौन से?
पहला आपका बैंगनी होगा जो सबसे नीचे होता है, ठीक। उसके बाद आपका इंडिगो होगा, उसके बाद आपका ब्लू होगा, उसके बाद आपका ग्रीन होगा, उसके बाद आपका येलो होगा, उसके बाद आपका ऑरेंज होगा और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, रेड। यानी कि सबसे नीचे बैंगनी, जामुनी, आपका नीला, हरा, पीला, आपका नारंगी और लाल। इन 7 रंगों का क्रम बनेगा जिसे हम याद रख सकते हैं विब ग्योर, ठीक है। हिंदी में आपका है बेजानी है पीनाला। अगर आपको हिंदी में क्रम याद रखना है तो वो आपका क्या है, बेजानी है पीनाला, और अंग्रेजी में याद रखना है तो विब ग्योर है। आपको याद ये भी रखना है कि जब आप वी से आर की तरफ चलोगे, वी से आर मतलब बैंगनी से रेड की तरफ चलोगे, तो इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कम, सॉरी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसके बहुत सारे आपको व्यवहारिक कारण भी है, व्यवहारिक उपयोग भी है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए जैसे आपका इंद्रधनुष होता है, रेनबो। आप जानते हैं कि वर्षा के बाद जब आकाश में जल की छोटी छोटी बूंदें वायु में लटक जाती है तो वे छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और प्रिज्म किसी भी श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो इसी प्रकार जो आकाश में बहुत सारी बूंदें लटकी हुई होंगी वो सब भी एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करेंगी और अपने अंदर से गुजरने वाली सभी श्वेत किरणों का क्या कर देंगी, वर्ण विक्षेपण, और हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा सूर्य से दूसरी ओर बनता है, ठीक है। यानी कि जब हम सूर्य की ओर पीठ कर कर खड़े होंगे तो तब हमें ये दिखाई देगा। अब जैसे आपकी कोई भी श्वेत प्रकाश किरण किसी बूंद पर पड़ती है तो इससे क्या होता है, सबसे पहले इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये अपवर्तन के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, और परावर्तन के बाद जब ये इससे बाहर निकलेगी फिर अपवर्तन होगा। अब आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ से अपवर्तन होगा तो लाल रंग की किरण अलग होगी और बैंगनी रंग की किरण अलग होगी, जैसे तो इस प्रकार आपको क्या दिखाई देगा, ये आपका आर है, ये आपका वी है, और यहाँ आपको श्वेत प्रकाश किरण जब आँख पे प्रकाश जाएगा तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, और यह हमेशा गोलाकार दिखाई देता है, ऐसा, ये ऐसा वाला, ठीक है ना। हमेशा जब ये खड़ा होता है इधर व्यक्ति कोई भी, ये तो ये इसकी पीठ है, अगर उधर सूर्य है तो ये आपके इधर से दिखाई देगा, सामने से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि किसी भी माध्यम में जब प्रकाश उससे गुजरता है तो उस माध्यम में सूक्ष्म आकार के कण, मतलब जैसे कोई धूल धुएं के कण, वायु के कण, इस प्रकार के कण विद्यमान रहते हैं। तो प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरता है तो उन कणों से टकराकर उसका कुछ भाग उस वायुमंडल में बिखर जाता है, और यह घटना ही कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यानी कि प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराकर बिखर जाना ही, जो बिखर जाने की घटना होती है वो कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अब
यह आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि सबसे कम बिखरेगा, अर्थात हमें बहुत दूर से दिखाई दे देगा। इसी कारण जो आपके सिग्नल है, ठीक, किसके, खतरे के सिग्नल, वे हमेशा किसके बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होगा सबसे अधिक। बैंगनी रंग का, आपका जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। इसी कारण बैंगनी रंग का प्रकीर्णन और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी कारण आपका जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, नीला, यानी कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण भी क्या है, प्रकीर्णन, यानी किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो अब आपको यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास रंग दिया हुआ होगा, यानी कि रंग से संबंधित कोई कारण पूछ रहा होगा, तो उसका कारण होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि रंग दे दिया, तो किसका कारण है, प्रकीर्णन का। ठीक, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये आपके सभी एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है वायुमंडलीय अपवर्तन, ये आपका अंतिम टॉपिक है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि जैसे आपकी वायुमंडल है पृथ्वी से ऊपर, ये आपकी क्या है, पृथ्वी, और इससे ऊपर क्या है आपका अंतरिक्ष। तो जब आप अंतरिक्ष से वायुमंडल के अंदर चलेंगे तो इसकी सघनता बढ़ती जाएगी, सघनता क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब विभिन्न परतों में बटाया होगा और विभिन्न परतों की तरफ आप जाएगी तो विरल से सघन की ओर जाएंगे, यानी कि प्रकाश किरण का लगातार अपवर्तन होता जाएगा। और चूंकि ये परतें स्थिर नहीं रहती तो लगातार इन परतों के बदलने के कारण प्रकाश लगातार अपनी किरणों से इधर उधर होता रहेगा, यानी कि प्रकाश का वायुमंडल में प्रकाश के सघनता के बढ़ने के कारण जो अपवर्तन होता है वही कहलाता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण क्या होते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इसका सबसे पहला कारण है सूर्य तथा तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। कारण, जैसे आप जानते हैं कहाँ है, ये आपका स्टार है। अब जब इससे प्रकाश किरण कोई चलेगी तो आप जाने किस तरह चाहिए थी, बिल्कुल सीधी ऐसे, ठीक है ना, लेकिन अभिलंब से और झुकती जाएगी तो धीरे 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 ऐसी होती जाएगी। तो जब यहाँ ये किसी व्यक्ति की आंख पर पड़ेगी तो क्या होगा, उसकी आंख पर बिल्कुल ऐसे पड़ेगी, इसका मतलब उससे उसे किरणें कहाँ से आती दिखाई देंगी, यहाँ से, ठीक है ना। तो उसे इस तारे की ये जो वास्तविक स्थिति है वो यहाँ ना कहाँ दिखाई देगी, यहाँ, यानी कि आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति, आभासी। कहने का मतलब यह है कि आपका जो तारा है या सूर्य वो है कहाँ, यहाँ पर, लेकिन दिखाई कहाँ देगा, इस पर, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अब जब भी आपको कहीं धोखा हो, मतलब हो कहीं कोई वस्तु दिखाई कुछ अलग दे, हो किसी प्रकार की दिखाई कुछ और कहीं दे, तो वहाँ अपवर्तन हो, वहाँ कारण होगा हमेशा अपवर्तन का। यानी कि इसका अगर कीवर्ड आप ध्यान रखें तो इसका कीवर्ड है धोखा। हो कहीं दिखाई कहीं और दे तो उसका कारण हमेशा क्या होता है, अपवर्तन। इसी प्रकार आपका रात्रि में तारों का टिमिटिमाना, उसका कारण भी यही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्यों है, क्योंकि जो आपकी सघनता बढ़ती जाती है निर्वात, मतलब अंतरिक्ष से वायुमंडल के अंदर तक, तो प्रकाश किरण लगातार झुकती जाएगी अभिलंब की ओर। और चूंकि आपकी जो परतें हैं उनकी सघनता लगातार स्थिर नहीं रहती,
तो स्थिर न रहने के कारण जो उससे किरणें हैं वे लगातार इधर उधर होती रहेंगी। तो इस कारण आपके जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, जबकि आप जानते हैं कि तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन देखें कैसे टिमटिमाते हैं, जलते बुझते। तो यहाँ भी कारण क्या है, वायुमंडल लिए अपवर्तन का, क्योंकि यहाँ भी आपका ऐसा फील हो रहा है कि जैसे धोखा लग रहा हो। तो आशा करता हूँ ये सभी पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपका इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो बच्चे नए देख रहे हो, चैनल पर नए हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। ये सभी वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको एग्ज़ाम में से बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।